Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in a very important lecture. Right, अब हमने देखा है कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं एंड इन्हीं के साथ जुड़ी एक थ्योरी जो है जो कि हम जियो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जियो पॉलिटिक्स जो कि आईआर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि बेसिकली दिखाता है कि किस तरह से ज्योग्राफी ऑफ अ सर्टेन एरिया ऑफ अ सर्टेन कंट्री, उनके रिलेशंस, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी पॉलिटिक्स, उनका फ्यूचर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसी जियो पॉलिटिक्स के रेल्म के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी बाय मैकेंडर, जो कि इन प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट, एक जहाँ पे हम अफगानिस्तान का देख रहे हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, इंडिया का एज वेल एज सराउंडिंग कंट्रीज़ का, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द हार्टलैंड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंटली जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, उसका बैच 5 लॉन्च हो चुका है एंड द क्लासेस विल बिगिन 13 September onwards. Right, there is no telling you again and again, but this happens to be one of the most comprehensive and holistic PSIR batches, जहाँ पे फोकस हम बहुत बार जो है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आप हमारी जाके PSI की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। राइट, बहुत जगह फ्लो चार्ट्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। राइट, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज कैन बी वेरी एंटरटेनिंग एंड मज़ेदार रख सकते हैं, बट एक ऑप्शनल के अंदर होलिस्टिक प्रेपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूरी है आप एंड टू एंड कवरेज करके जाएं। एंड PSIR ऑप्शन इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस जो कि आपको GS में बहुत हेल्प करता है, essay में बहुत हेल्प करता है, एंड बहुत सारे टॉपर्स भी इससे निकल के आते हैं। हाउएवर दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शनल्स ऑल्सो, राइट, बिकॉज इतना लेंदी है तो ऑफन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी दिया जाता है। हाउएवर हमारा ऑप्शनल जो है happens to be also one of the most qualitative and affordable courses. इसके अंदर हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंटली, देयर आर ओवर 300 आवर्स ऑफ लेक्चर, राइट, एंड टू एंड। आप कोई भी सिलेबस का टॉपिक उठा लीजिए, दैट विल बी कवर्ड इन आवर लेक्चर्स। एंड टू एंड कवरेज होगी, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट की हो, पॉलिटिकल थ्योरी की हो, IGP कंपोनेंट की हो। इनफैक्ट IGP में अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस वी अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों की GS2 के साथ फेमिलियरिटी नहीं होती है, तो हम उनको वो भी बैकग्राउंड लेक्चर्स देते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, IR एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सब के ऊपर जो है डिटेल्ड होलिस्टिक लेक्चर्स हैं विद डिटेल्ड PDFs, ताकि आपको 10 सोर्सेज ना पढ़ने हो, क्योंकि हमने वो काम किया हुआ है। देन यू ऑल्सो गेट कॉन्स्टेंट मेंटरशिप। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यू हैविंग टू रन बिहाइंड टीचर्स या फिर वीडियो में वेट करते रहना कि कब मेरी बारी आएगी, सो ऑन सो फोर्थ, हम जो है बहुत सारे तरीकों से डाउट रेजोल्यूशन एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। देयर इज अ डैशबोर्ड जहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप विद द फैकल्टी। तो आपको सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिजी हैं ड्यूरिंग अ डाउट सेशन, आप बस वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है अपना क्वेश्चन लिखिए, अपना डाउट लिखिए, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट विल बी रेक्टिफाइड देयर एंड देन। ठीक है, तो इतना डायरेक्ट अप्रोच कभी भी कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लास्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया, होलिस्टिक PDFs हैं विद कंपाइलेशंस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ताकि आपको 10 किताबें ना पढ़नी पड़े। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारा कोर्स जो है ना ही आपको सारे ये लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, बट साथ ही साथ में आपको इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर, यू ऑल्सो विल हैव वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो हर सैटरडे बेसिकली जो लेक्चर्स है एवरी ऑल्टरनेटिव डे आएंगे, ताकि आप अपने GS के साथ बैलेंस कर ले। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे विल बी द लेक्चर्स, ठीक है, जो कि डाले जाएंगे। सैटरडे के सैटरडे जो है आपके सामने 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इन 3 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिख के, अगर आप हमारा विद वैल्यूएशन बैच ज्वाइन करते हैं, आपने आंसर्स लिख के अपलोड करने हैं एंड डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के वापस भेजे जाएंगे, एंड इनके मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज वीकली टेस्ट, राइट, साथ ही में 4 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे जब हर कॉम्पोनेंट ऑफ द पेपर खत्म होता है। तो पेपर 1 का पार्ट A, पेपर 1 का पार्ट B, पेपर 2 का पार्ट A एंड पेपर 2 का पार्ट B। तो हर पार्ट के बाद
एक हाफ लेंथ सिलेबस टेस्ट होगा एंड साथ ही में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस 2 होलिस्टिक फुल लेंथ टेस्ट, ताकि रिक्रिएट हो सके एग्जाम का एटमॉस्फेयर, ताकि आप बेस्ट प्रिपेयर्ड हो अपने ऑप्शनल के लिए, राइट। साथ ही में जैसे कि मैं टाइम एंड अगेन बोलती हूँ, वी डोंट जस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड कंप्लीशन, बट हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा इनका फ़ायदा उठा पाए एंड दैट इज़ वाई बहुत ही किफ़ायती कोर्सेज हैं ये। अगर आप विद वैल्यूएशन लेते हैं, दैट इज़ आप अपने आंसर्स को चेक भी करवाना चाहते हैं, तो ₹15,000 का है, इसके ऊपर EMIs भी अवेलेबल हैं। एंड अगर आप चाहते हैं विदाउट इवैल्यूएशन, दैट इज़ सिर्फ मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन से आपका काम चल जाएगा, तो दिस इज़ ओनली ₹12,000। 13 सितंबर से क्लासेस शुरू हैं, राइट। डिटेल्ड शेड्यूल जो है लगा हुआ है, राइट। अराउंड 5.5 मंथ्स की जो है आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। पूरा डिटेल शेड्यूल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा sleepyclasses.com। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर 1800-893-043 जो कि टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं एंड द एडमिन टीम विल हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वेरी क्विकली टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे विच वॉज द हार्टलैंड। अब ये हार्टलैंड थ्योरी, ये जो जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी है, ये आखिरकार दी किसने? यह थ्योरी दी गई थी बाय H.J. मैकाइंडर, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स के रेल में जहाँ पे ज्योग्राफी एक इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन योर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस, दिस वाज रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि उन्होंने लिखा था बाय द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल पिवट, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने अब अपने इस हार्टलैंड थीसिस के बारे में बात की। अब इस हार्टलैंड थीसिस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड था, जो पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, उनको 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में बांट दिया। द फर्स्ट मेजर पार्ट वाज द वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड क्या है? अब आप सबने ग्लोब देखा है, राइट, आप सबने वर्ल्ड मैप देखा होगा। उसके अंदर उन्होंने बोला कि 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के एक लैंड मास बना हुआ है, जो कंटिन्यूअस लैंड मास है, विच इज योर यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सारा का सारा एक बिग लैंड मास है जो कि इकट्ठा है, जो कि लैंड से एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है। तो इसको वो क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं वर्ल्ड आइलैंड। के पूरे वर्ल्ड के एक जो सबसे मेजर, सबसे बड़ा लैंड मास है, वो इस पूरे यूरेशियन प्लस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का ये लैंड मास है। देन इसके अलावा ही टॉक्स ऑफ द ऑफशोर आइलैंड्स। ऑफशोर आइलैंड्स क्या हैं? जो कि चाहे इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पे या इनसे थोड़ी दूर जो है लोकेटेड है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया है एशिया का पार्ट, बट क्या होता है, यू हैव द हिमालयाज विच सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड। तो तभी हम बोलते हैं ना, हम साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, क्योंकि उनकी एक इतनी डिस्टिंग्विश्ड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है कि उसको कॉन्टिनेंट के विद इन भी एक सब कॉन्टिनेंट बुलाया जाता है, ठीक है। तो इन ऑफशोर आइलैंड्स में इंडिया, चाइना का पार्ट हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। एंड देन इनके बाद जो थर्ड पार्ट आता है इज द एकदम ही थोड़े दूर वाले आपके आउटलाइंग आइलैंड्स, विच इंक्लूड्स योर कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड आपका ओशियाना। ओशियानिया क्या है? आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, जो कि बहुत ही फार फ्लंग है, काफ़ी दूर है वर्ल्ड आइलैंड से। उनको ये क्या बुला देते हैं? आउटलाइन आइलैंड्स बना देते हैं। अब मैकाइंडर का क्या कहना था? मैकाइंडर का मानना था कि कभी भी अगर आपने ग्लोबल पावर अचीव करनी है तो ग्लोबल पावर किसके हाथ में रहेगी? वो कहते हैं जो भी पावर एंड्स अप कैप्चरिंग एंड कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड आइलैंड, वही जो है ग्लोबल पावर बन जाएगी, जो कि सुप्रीम पावर होगी, जिसको चैलेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे किंग्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे। अलेक्जेंडर आप देख लीजिए, जिसका ड्रीम क्या था कि पूरा ये लैंडमास कॉन्कर करना। सिमिलरली हिटलर जो है जर्मनी से शुरू हुए, ठीक है, बट उनका भी क्या था कि दोनों वेस्ट एंड ईस्ट दोनों ही तरफ वो पूरा अपना लैंडमास जो है बिछा सकें। साथ ही में बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हुए हैं, चाहे हम रशियन ज़ारिस्ट एम्पायर देख लें जिसने पूरे लैंडमास को कंट्रोल किया, ऑटोनोमन एम्पायर देख लें जो कि काफ़ी इस एरिया को पहले कंट्रोल करता था बिफोर इट्स लॉस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चाहे हम ब्रिटिश एम्पायर की बात कर लें, जिसका काम ही ये था कि अपने ट्रेजर्ड कॉलोनीज को संभालने के लिए इस एरिया को भी अपने कब्जे के अंदर लेके आना। अब ये वर्ल्ड आइलैंड इतना क्रूशल क्यों है और इसको हम कैप्चर कैसे करें? अब ये एक डायग्राम है जो कि आपको ढंग से समझा देता है कि ये वर्ल्ड आइलैंड एक्सेट्रा कहाँ लाया करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड आइलैंड हमने देख लिया कि ये एक जो यूनिफाइड कॉन्टिनेंट हो गया, ये एक वर्ल्ड आइलैंड
हो गया। ठीक है, इसके अंदर वो बोलते थे ये आपका मार्जिनल क्रिसेंट है, राइट। बेसिकली आपके जो ऑफ शोर आइलैंड्स है, जैसे कि चाइना का थोड़ा सा पार्ट हो गया, जापान आ गया यहाँ पे, इंडिया आ गया यहाँ पे, ये सब जो है यहाँ पे लाई करते थे। एंड देन यहाँ था आपका आउटर क्रेसेंट, जिनको उन्होंने आउटलाइंग आइलैंड्स जो है वो नाम दिया था। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये सब बाहर रह गए। नाउ विद इन दिस वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो आप पिविट एरिया देख रहे हैं, ये पिविट एरिया जो कि वर्ल्ड आइलैंड का भी एक छोटा पार्ट है, वो क्या है, ये है आपका हार्टलैंड। और इस हार्टलैंड की डायमेंशंस क्या थी, ये वोल्गा रिवर से शुरू होके दूसरी तरफ जो यांगत्सी रिवर है वहां तक जाता था, और इसके अंदर बहुत सारे और रिवर बेसिन्स भी आते थे। ठीक है, आमू दरिया और भी जितनी भी सेंट्रल एशियन एक्सेट्रा के थ्रू बहती हैं रिवर्स, राइट, ये सब के बेसिन्स जो हैं इनके अंदर आते हैं। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली इसके साउथ के अंदर बाउंड्री देता है हिमालयाज, एंड नॉर्थ की तरफ है आईसी ब्लॉक ऑफ आर्कटिक। तो हम क्या देखते हैं कि एक तरह से ये जो पूरा एरिया ऑफ हार्टलैंड है, ये लोगों को जो आउटसाइडर्स है उनको एट बे रख सकता है। हाउ? बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आईसी सी अबव, एंड साथ ही साथ में सस्टेन कर सकता है उन लोगों को जो कि इस एरिया के अंदर रह रहे हैं बाय हैविंग अ लॉट ऑफ वेरी गुड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो हार्टलैंड है, जिसको हम पिविट एरिया भी बोल सकते हैं, ये एक तरह से की माना गया टू कैप्चरिंग योर इंटायर वर्ल्ड आइलैंड, राइट। एंड यहीं से आता है मैकाइंडर का एक बहुत ही फेमस कोट, जिसको उन्होंने कहा कि हुएवर रूल्स ईस्ट यूरोप, ठीक है, तो उनका मानना था ये जो ईस्ट यूरोप का एरिया है, ठीक है, उनको जो भी कंट्रोल कर पाएगा, ईस्ट यूरोप क्या प्रोवाइड करेगा, एक गेटवे प्रोवाइड करेगा इनटू रीचिंग ये पिविट एरिया। ठीक है, तो अगर हम पीछे जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ईस्टर्न यूरोप लाई करता है, तो ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री ही जो है वोल्गा आ गई। अब ईस्टर्न यूरोप के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं किसको, आप एंटर कर सकते हैं पूरे इस यूरेशियन लैंड मास को। इनफैक्ट दिस वाज आल्सो द स्ट्रैटेजी ऑफ हिटलर। अगर हम वर्ल्ड वार 2 में देखें, the reason why he went on capturing some of the important countries of Central and East Europe, why? Because they were a gateway towards this major area जो कि तब आपके सोवियत यूनियन जो है उसका हिस्सा होता था, यूएसएसआर जो है उसका हिस्सा होता था। ठीक है, तो ये ईस्टर्न यूरोप जो है वो क्या है, अ गेटवे है इनटू द हार्टलैंड, इनटू द वर्ल्ड आइलैंड। तो जो भी ईस्ट यूरोप को कंट्रोल कर पाएगा वो हार्टलैंड के अंदर गेटवे डाल पाएगा, हार्टलैंड को कंट्रोल कर पाएगा, एंड जो भी पावर हार्टलैंड को कंट्रोल करती है वो एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगी, एंड वर्ल्ड आइलैंड को जो कंट्रोल करेगा दैट कंट्री विल बी द ग्लोबल सुपर पावर, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये मैकाइंडर का मानना था। ठीक है, अब ये क्यों है, ये इसलिए था क्योंकि नियरली 50% ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज जो हैं इस वर्ल्ड आइलैंड के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, अफ्रीका में कितनी रिसोर्सेज हैं, एशिया में कितने रिसोर्सेज हैं, रशिया इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज लैंड मास विद सो मेनी रिसोर्सेज। तो चाहे हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, हम फूड रिसोर्सेज की बात करें, हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। एंड जो हार्टलैंड है उसकी जो सेंट्रल पोजिशन है, एंड उस सेंट्रल पोजिशन से हर चीज़ जो है एक्सेसिबल हो जाती है, उसके कारण हार्टलैंड बिकेम अ की टू कंट्रोलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट्स थे, सबसे पहले वेरी रिच इन रिसोर्सेज, सेकेंडली लैंड कनेक्टिविटी। आफ्टर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया, अब ये जो लैंड मास है ये बहुत ही एक तरह से डिफिकल्ट टू कंट्रोल नहीं हुआ। व्हाई? यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, टू एंड जो है कम्युनिकेशंस डेवलप हो सके, एंड टू एंड जो है रेलवे लाइंस डल गई, लैंड मास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, जिसके थ्रू इसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो गया। साथ ही में यहाँ पे सोशल कैपिटल एंड पॉपुलेशन बहुत है। पॉपुलेशन जिसको, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इतने रिवर बेसिन है, इतनी रिसोर्सेज हैं, तो इस एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। साथ ही में सोशल कैपिटल, वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होती रही हैं, तो लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ फैमिलियल रिलेशंस, ट्राइबल रिलेशंस, ये सारी कनेक्टिविटीज़ जो है बहुत है, जिसके कारण ट्रस्ट, सोशल कैपिटल, सोसाइटी के अंदर जो एक कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस एरिया के
अंदर, ठीक है। और यही हम देखते हैं कि ये हार्टलैंड आज के डे एंड एज में, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, तो इस 21st सेंचुरी में ये हार्टलैंड कहाँ लाई करता है? मेनली इन योर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो योर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब सेंट्रल एशिया की इसी इंपॉर्टेंस के कारण वी हैव द कमिंग अप ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल एससीओ है आपकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे दोनों ही रशिया एंड चाइना जो है इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनका एक काम क्या था? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अपने साथ जोड़ के रखना। नाउ विद द कमिंग इन ऑफ इंडिया ऑल्सो एज अ परमानेंट मेंबर, इंडिया को भी एक और डायमेंशन मिल गई है ऑफ इंप्रूविंग इट्स रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशिया। इनफैक्ट इंडिया के अंदर ही हम देख रहे हैं कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस डाला गया है, बिकॉज दीज कंट्रीज, दीज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स happen to have a lot of resources that a developing country like India can use. Plus India and बाकी countries की participation in the international north-south transit corridor, right? INSTC जो कि माना जा रहा है as one of the greatest multi-modal transport corridor, जो कि इस पूरे लैंड मास को इकट्ठा करके एक massive economic zone की तरह emerge हो सकता है। अब इसी के अंदर नजर आता है हमारा अफगानिस्तान भी, ठीक है। अब ये कैसे? ये है पिवट वाला एरिया, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये पूरा ये जो है हार्टलैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो ये मैकाइंडर का पहले पिवट था 1904 में, एंड 1919 में इसको इन्होंने और एक्सपैंड कर दिया था, जो कि अब ये पूरा एरिया इंक्लूड करने लग गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चाइना, नॉर्दर्न चाइना वाला जो पार्ट है वो यहीं पे आ रहे हैं। तो ज़ीजियांग एक्सेट्रा वाले जो प्रोविंसेस हैं जो कि थोड़े प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहे हैं चाइना के लिए, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस एरिया के अंदर कौन सी कंट्री लाई करती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि किसी के बस में नहीं आती, विच इज व्हाट? योर अफगानिस्तान। तो अगर ईस्ट यूरोप के अंदर एक ईस्ट यूरोप गेटवे टू द सेंट्रल एशिया है, तो ईस्ट यूरोप का गेटवे टू द सेंट्रल एशिया है वेस्ट के अंदर, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर अफगानिस्तान के थ्रू जो है रूट जाता है टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। एंड दैट इज वाई कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द 19th एंड द 20th सेंचुरी ग्रेट गेम चलती आई टू कंट्रोल अफगानिस्तान, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमें एक रूट मिल जाएगा टू कंट्रोलिंग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड द इंटायर हार्टलैंड ऑल्सो। तो ये ग्रेट गेम जो है पहले रशियन एम्पायर, राइट, सोवियत यूनियन, पहले रशियन एम्पायर एंड आपकी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके बीच में चली। ब्रिटेन ने जो है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने की कोशिश की थ्रू द एंग्लो अफगान वॉर्स। 3 जो है ये एंग्लो अफगान वॉर्स जो है निकल के आई थी। द फर्स्ट प्रूव टू बी रादर डिजास्टर्स, सेकेंड एंड थर्ड के अंदर जो है थोड़े अवर्चर्स कर पाए थे ब्रिटिश एम्पायर, बट द ब्रिटिश एम्पायर हैड रियलाइज्ड कि अफगानिस्तान जो है विल ओनली प्रूव टू बी क्या? It will prove to be a graveyard of empires, ठीक है। उसके बाद जो है 1970s में यू सी कमिंग इन ऑफ USSR टू कंट्रोल अफगानिस्तान। उनके अगेंस्ट जो है यूएसए ने क्रिएट किया मुजाहिदीन। उसके बाद यूएस ने एंटर किया, राइट, इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, एंड वी सी यूएसए फ्लीइंग नाउ विद तालिबान कमिंग बैक टू पावर, बिकॉज अफगानिस्तान को control करना is next to impossible. And obviously whenever there are precious things lying at stake, when there is this heartland which can lead to global superpower, so it won't be very easy to control the area that is the key to the heartland. तो ये great game जो है चलती आ रही है, अभी एक नई great game बन गई है। इनफैक्ट इसी से चलते हुए जेड ब्रेजिंस्की ने एक और मैसिव कॉन्सेप्ट बनाया था by the name of the grand chessboard। इसमें उन्होंने क्या बोला था? that अब यूएसए तो क्या है, आउटलाइंग आइलैंड पे है, इतनी दूर लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि ग्रैंड चेस बोर्ड में आप एक चीज समझ लीजिए, अगर यूएसए अपनी ग्लोबल सुपर पावर को मेंटेन करना चाहता है तो किसी और पावर को इस हार्टलैंड को ऑक्यूपाई ना करने दे, इस हार्टलैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल ना साबित करने दे। एंड दैट इज व्हाई यूएसए केप्ट इंटरफेयरिंग। जैसे यूएसएसआर एंटर्ड अफगानिस्तान, यूएसए वांटेड टू मेक श्योर कि कहीं भी यूएसएसआर की ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ना बन जाए, बिकॉज इफ दे हैव अफगानिस्तान दे विल एंड अप हैविंग द इंटायर हार्टलैंड एंड देन देयर इज नो चैलेंजिंग यूएसएसआर, ठीक है। तो एक ये जो ग्रैंड चेस बोर्ड है विद रिगार्ड टू कंट्रोलिंग ऑफ द हार्टलैंड, ये अभी भी ऑन है, अभी भी ऑन गोइंग है, जो कि हम देखते इन द वे फ्रॉम
SCO का एग्जाम्पल हमने लिया, INSTC का एग्जाम्पल हमने लिया, अफगानिस्तान में चलते आ रहे कनंड्रम की हमने बात की, राइट। तो ये जो है मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इस हार्टन थ्योरी को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई हो। फॉर मोर सच थिंग्स यू कैन जॉइन आवर कोर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। कॉल ऑन 1800-890 फॉर मोर डिटेल्स और राइट टू अस at sleepy.classes@gmail.com, right? Thank you and see you in another lecture.